नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। आज के सीएम 24 में मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरें, एक मंच पर शिक्षा सुधार की सबसे बड़ी तस्वीर, एक स्कूल दौरे में राज्य की नई दिशा और बालाघाट में नक्सलवाद पर सबसे बड़ी जीत। तीनों खबरों के केंद्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रित रहे। आज सीएम 24 में क्या खास होगा? पहली खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कार्यशाला। दूसरी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भोपाल का स्कूल दौरा। और तीसरी खबर, बालाघाट में 10 नक्सलियों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। मंच पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, दोनों राज्य शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन पूरे सम्मेलन की धुरी सिर्फ एक नाम पर रहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मंच भले ही देश स्तर का था, लेकिन मैसेज एक ही था। मध्य प्रदेश शिक्षा में सबसे आगे बढ़ रहा है और इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व को। जब हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है। हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा, मध्य प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी शिक्षा प्रयोगशाला है। 2.5 करोड़ विद्यार्थी नए मॉडल सबसे तेज गति से लागू हो रहे हैं और ये सब राज्य के नेतृत्व की वजह से ही संभव हुआ। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सभी के प्रयास से जो लागू हो रहा है या उसका जो हम मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं 5 साल की 5वीं साल में, इसी विषय को याद दिलाने के लिए। मित्रों, देश में लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की हिसाब करूं तो मध्य प्रदेश में मैं एक स्टैटिस्टिक्स अभी हिसाब कर रहा था, मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 50 लाख स्कूली विद्यार्थी। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है। मध्य प्रदेश की आम लोगों की जिंदगी की मानक को बढ़ानी है। नवजात शिशु से लेके 25 साल की उम्र तक जिसकी प्रत्यक्ष संबंध आंगनवाड़ी से हो, स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो या आईटीआई में हो, पॉलिटेक्निक में हो या स्किल सेंटर में हो, ऐसे मध्य प्रदेश की आबादी की लगभग आधे पॉपुलेशन, अगर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ लोग हैं, आधे पॉपुलेशन लगभग 4.5 करोड़ 5 करोड़ पॉपुलेशन नागरिक आबादी इसी आयु वर्ग में है। मैं मध्य प्रदेश के लिए इसको एक सिल्वर लाइन, स्वर्णिम रेखा में मानता हूं। इसी से 2020 की शिक्षा नीति जुड़ी हुई है।
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया, मिशन मोड में प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, लेकिन दिशा वही जो मुख्यमंत्री ने तय की है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में रहा है जहां पर हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन का काम प्रारंभ किया गया था, और इसलिए कई क्षेत्रों में हम आगे काम करने में सफल हुए हैं। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने का बड़ा निर्णय किया, और नए जो सिलेबस बने हमारे, उस सब में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन होना था, बदलाव होना था, वो हमारे एक्सपर्ट लोगों ने बनाने का काम किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज ने सब पूरा काम करके प्रथम वर्ष के सिलेबस को बनाया है। अब पुस्तकें लिखने का काम चल रहा है। हम जानते रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए हमने 7 सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से 10 अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम प्रारंभ किए हैं। 6 विश्वविद्यालयों एवं 18 स्वायत्त महाविद्यालयों में बीएससी कृषि पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू के माध्यम से एआई और फिनटेक के प्रमाण पत्र कोर्स प्रारंभ किए हैं। राज्य के सभी 56 जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित कर उन्हें पूर्णतः मल्टी डिसिप्लिनरी स्वरूप प्रदान किया गया है। डिजी लॉकर की जो व्यवस्था की वो तेज गति से उस पर काम हुआ है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे लंबा और प्रभावी संबोधन दिया। परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए रामायण, महाभारत, विक्रमादित्य, राजा भोज के उदाहरण दिए और कहा, शिक्षा वही जो चुनौतियों से लड़ना सिखाए। पिछली सरकारों ने कागज की डिग्रियां बांटकर युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। अब हम 55 एक्सीलेंस कॉलेज के जरिए असली शिक्षा क्रांति ला रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्माननीय गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। भगवान राम के जीवन काल में भी हम अगर देखें तो भगवान राम और लक्ष्मण अपने राजमहल में हैं, लेकिन विश्वामित्र अगर आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ से अपनी कठिनाइयों में सेना नहीं मांगते, उनको स्वयं को भी नहीं मांगते, वो केवल भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। शिक्षा की महत्ता भगवान कृष्ण के काल में भी देखते हैं। जब कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में आते हैं तो 64 कला, 14 विद्या, सभी वेद पुराण, जिस प्रकार से भगवान का विराट रूप हम महाभारत के उस भीषण युद्ध में देखते हैं, उसमें आचार्य सांदीपनि का तो हमको परिचय होता है कि कोई अपने शिष्य को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और ये उस काल में नहीं, ये आपने सही कहा कि आईआईटी, आईआईएम वगैरह, तो मैं मान के चलता कि 2000 साल पहले भी जब विक्रमादित्य अपने शासन के सूत्र संभालते हैं तो चुनौती से तो मुकाबला हो गया, शकों को तो परास्त कर दिया, लेकिन शकों के परास्त करने के बाद सुशासन की बात जब करते हैं तो कहाँ कहाँ से नवरत्न जुटाए। कश्मीर से हमारे बीच में कालिदास आए, वराहमिहिर आए, धन्वंतरी आए, जो जुटा करके हमारी राज्य व्यवस्था में विद्वानों का संकलन, विद्वानों को जोड़ करके शासन के माध्यम से समाज में वो सारे परिवर्तन कैसे लाएंगे। वैसे ही आपने राजा भोज की बात कही, हमारे संजय जी ने, भारत सरकार के अधिकारी हैं, राजा भोज के उस शासनकाल में बनाया हुआ ये जो जल रचना की बात मालवा में हुई, ये बात सही है। ये राजा भोज का बड़ा तालाब भी हमको उसी काल में ले जाता है, जिसके आधार पर आज भी वो तालाब की रचना की पद्धति वर्तमान में बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए और तकनीकी दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है कि तालाब पानी ऐसा भराए कि जो अपने आप में भौगोलिक प्राकृतिक रचना हो। और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने
शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, नई शिक्षा नीति को लचीला और आधुनिक बनाना है। मध्य प्रदेश सबसे तेज इसी दिशा में काम कर रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊर्जा देने के लिए शिक्षकों को एआई आधारित सहायक उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसके लिए पारदर्शी नियमन, गुणवत्तापूर्ण प्रमाण और विश्व स्तरीय अवसंरचना को सुनिश्चित करना आज की प्राथमिक आवश्यकता है। हमें ये भी समझना होगा कि नीति का सफल क्रियान्वयन केवल प्रासंगिक कदम नहीं बल्कि एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास है। सही दिशा, स्पष्ट लक्ष्य और समन्वित कार्य संस्कृति के माध्यम से मध्य प्रदेश को शिक्षा परिवर्तन की दिशा में देश का अग्रणी राज्य बनाना होगा। कार्यशाला के सार्थक चिंतन और प्रभावी निष्कर्ष को द्वारा प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत एट 2047 की संकल्पना साकार करना जरूरी बनता है। कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ था। मध्य प्रदेश में शिक्षा सुधारों का केंद्र बिंदु डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट नेतृत्व है। नई शिक्षा नीति यहाँ सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर रही है। एक दिन, एक मंच, एक नाम, डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश आज शिक्षा के क्षेत्र में देश को नई लकीर दिखा रहा है। बालाघाट से आज मध्य प्रदेश को मिली सबसे बड़ी नक्सल विरोधी जीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 77 लाख के इनामी कबीर का सरेंडर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है। क्या यह नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है? CM24 में आपको दिखा रहे हैं इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बालाघाट मध्य प्रदेश का वही नक्सल प्रभावित इलाका जहां आज 3:30 बजे जिला पुलिस लाइन में इतिहास लिखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने कान्हा भोरमदेव डिवीजन के 10 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें सबसे बड़ा नाम 77 लाख का इनामी कबीर, जो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक सक्रिय था। कबीर ने इंसास राइफल, मैगजीन, कारतूस और BLG पुलिस को सौंपा। IG संजय कुमार ने बताया, सरेंडर की प्रक्रिया शनिवार देर रात अनौपचारिक रूप से पूरी हो गई थी, लेकिन औपचारिक कार्यक्रम CM की मौजूदगी में आज आयोजित किया गया। 77 लाख का इनामी कबीर गिरफ्तार नहीं, सीधे CM के सामने सरेंडर। KBD डिवीजन का मास्टरमाइंड, 3 राज्यों में आतंक का नेटवर्क। इंसास, BGL, कारतूस, सामग्री, बड़ा हथियार जखीरा जमा। यह सामूहिक आत्मसमर्पण इसीलिए भी अहम है क्योंकि नक्सलियों ने हॉक फोर्स के बढ़ते दबाव के कारण एक फॉरेस्ट गार्ड को माध्यम बनाकर आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों का मनोबल तेजी से टूट रहा है। KBD जोन के सभी गतिविधियों को कबीर ही संचालित करता था और अब सुरक्षा बलों का फोकस सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर की तलाश पर है। राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर देने का भरोसा दिया है। बालाघाट पुलिस सहित हॉक फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समृत, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान
और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समर उर्फ समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता उर्फ सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। हाल ही में एक महिला नक्सली ने भी करोड़ों के हथियारों के साथ सरेंडर किया था, जो इस अभियान की निरंतरता को मजबूत करता है। लेकिन इस लड़ाई में बलिदान भी है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश ने अपने बहादुर अधिकारी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को खो दिया। आज का सरेंडर नक्सल विरोधी अभियान को नई गति, नया आत्मविश्वास देता है। सीएम ने कहा, हिंसा छोड़कर लौटने वाले भाई बहनों का स्वागत है। पुनर्वास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन बाकी नक्सलियों को संदेश साफ था, सरेंडर करो या फिर कार्रवाई झेलने को तैयार रहो। नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए, एक और खास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है, ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। बालाघाट से शुरू हुई यह कहानी मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के कमजोर होते ढांचे की सबसे बड़ी गवाही है। कबीर के सरेंडर ने केबीडी डिवीजन को गहरा झटका दिया है और सुरक्षा एजेंसियां अब अगली कड़ी कार्रवाई में तैयारी कर रही हैं। राजधानी भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कमला नेहरू कन्या सांदीपनि विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी खुलकर तारीफ की। प्रधान के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी और स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले स्कूल परिसर में पहुंचे। क्लासरूम में जाकर छात्र छात्राओं से बातचीत की, उनकी पढ़ाई, गतिविधियों और स्कूल की व्यवस्थाओं को समझा। दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा, सांदीपनि विद्यालय बनने के बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने बताया कि छात्रों और उनके पेरेंट्स से मुलाकात में स्कूल की खूब तारीफ सुनने को मिली और यह सब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शिक्षा सुधार सोच का परिणाम है। प्रधान ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के सरकारी स्कूल आधुनिक तकनीक और AI आधारित शिक्षा से लैस हो और इसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने रोचक सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों को दिए जाने वाले फूलों के गुलदस्ते की जगह उतनी ही राशि के फलों की टोकरी दी जाए। यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयोगी होगा। मध्य प्रदेश शासन ने संदीपनि व्यवस्था को उससे सब जोड़ा है। बाल बाटिका 1 से लेके 12वीं तक या 14 कक्षा की अमूमन 3-4 सेक्शन की पढ़ाई होती है। रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। पढ़ाई के अलावा बच्चियों की व्यक्तित्व विकास हो,
इनकी साइंस, इनकी आर्ट्स, इनकी कल्चर, इनकी स्पोर्ट्स, इनकी डांस, इनकी मैथमेटिक ओलंपियाड। अभी मैं कुछ अभिभावकों को मिल के आया, अभिभावक बहुत खुश थे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सब गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री को, तमाम मंत्री परिषद के साथियों को और सभी अधिकारियों को, विशेष करके स्कूल की टीचर्स को। सबकी मेहनत से हमारे देश की नई पीढ़ी उनकी सुयोग्य हाथों में से तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है भारत की सरकारी स्कूलों के बच्चों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आधारित शिक्षा दिया जाए, एआई एनेबल्ड शिक्षा दिया जाए, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। आज मैंने एक सार्वजनिक रूप में शिक्षा परिवार को निवेदन किया, ये जो सरकारी कार्यक्रम में गुलदस्ता दिया जाते फूलों की, उसको उसकी बदले अगर फूल की बदले फलों की टुकड़ी दिया जाए, उतने ही पैसे में देश राज्य में एक जन आंदोलन होगी, देश में जन आंदोलन होगी। न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। आज मेरे को यहाँ हमारे स्थानीय परिषद अनिता दीदी और हमारे भगवान दास जी दोनों ने आश्वस्त किया है, इस इलाका में सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को निरंतर रूप में जो कर पाएंगे वो तो सामाजिक आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से भोपाल की सभी भाई बहनों को और मध्य प्रदेश की सभी भाई बहनों को निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने देश की बच्चों की पोषण के बारे में ध्यान दिया है, हम सब मिलके इसको सफल बनाएं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि बच्चों द्वारा पूछे गए हर सवाल, हर चिंता पर सरकार संवेदनशील है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम CM24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।